मैं बात कर रही हूँ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। आज हम इस एक्ट के हर क्लॉज, हर शब्द के पीछे छिपे ड्रामा, राजनीति और मजबूरी को समझेंगे। और मुझे लगता है कि आज की चर्चा का मकसद भी यही है कि ये अधिनियम सिर्फ इतिहास की किताब का एक चैप्टर ना रहे, बल्कि दिमाग में एक कहानी की तरह बस जाए। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। इस अधिनियम की नींव, मतलब ये सब शुरू कहाँ से हुआ? कहानी का पहला सीन शुरू होता है 20 फरवरी 1947 को लंदन में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली हाउस ऑफ कॉमन्स में एक ऐसी घोषणा करते हैं जिसने भारत से लेकर ब्रिटेन तक, मतलब सबको चौंका दिया। उन्होंने एक तारीख दे दी, 30 जून 1948 तक ब्रिटिश राज भारत को छोड़कर चला जाएगा। एक मिनट, एक डेडलाइन? हाँ। मतलब उन्होंने बकायदा तारीख बता दी कि हम इस दिन दुकान बंद करके जा रहे हैं। ऐसा क्यों? मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो वैसे भी कमजोर हो गए थे, तो इतनी जल्दी की क्या वजह थी? क्या ये कोई मेहरबानी थी? बहुत अच्छा सवाल। ये मेहरबानी से ज्यादा आप कह सकती हैं कि मजबूरी थी। इसके पीछे असल में 3 बड़े कारण थे। अच्छा। पहला, जैसा आपने कहा, ब्रिटेन युद्ध लड़कर आर्थिक रूप से टूट चुका था। उनके पास भारत जैसे विशाल देश को चलाने के लिए न पैसा था, न इच्छा शक्ति। दूसरा, भारत में उनका जो प्रशासनिक ढांचा था, जिसे स्टील फ्रेम कहते थे, हाँ। वो चरमरा रहा था। भारतीय अधिकारी और सैनिक अब उतने दफादार नहीं रह गए थे। अच्छा। और तीसरा और सबसे जरूरी, उन्हें एक बड़े गृह युद्ध का डर सता रहा था। ओह। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच तनाव एकदम चरम पर था। तो एटली की ये घोषणा जितनी भारत के नेताओं के लिए थी, उतनी ही दुनिया को ये बताने के लिए थी कि भाई अब जिम्मेदारी आपकी है। मतलब ये एक तरह का स्ट्रैटेजिक रिट्रीट था। हाँ, कि इससे पहले कि हालात बेकाबू हों, निकलने की तारीख घोषित कर दो। बिल्कुल। अब ये तारीख याद रखने की एक देसी ट्रिक भी है। अच्छा। 1947 में आजादी का 2020 मैच शुरू हुआ। यानी 20 फरवरी। हाँ। ठीक है। और ये मैच किसने शुरू करवाया? जिसने चाहे एटली। एटली। तो 20 फरवरी 1947 को एटली ने ये घोषणा की। 20 फरवरी आजादी का 2020 मैच एटली ने शुरू किया। ये तो बढ़िया है, ये याद रहेगा। लेकिन इस घोषणा का भारत में क्या असर हुआ? इसने यूं समझिए कि आग में घी का काम किया। मुस्लिम लीग ने सोचा कि अगर अंग्रेज सच में जा रहे हैं तो पाकिस्तान बनाने का ये आखिरी मौका है। उन्होंने विभाजन के लिए अपना आंदोलन और तेज कर दिया। पूरे देश में दंगे और हिंसा का माहौल बन गया। हालात इतने बिगड़ गए कि ब्रिटिश सरकार को लगा कि जून 1948 तक इंतजार करना नामुमकिन है। और यहीं पर लॉर्ड माउंटबेटन की एंट्री होती है ना? सही पकड़ा। हालात को संभालने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वाइसरॉय बनाकर भेजा गया। उन्होंने आते ही कांग्रेस और लीग के नेताओं से बात की और वो समझ गए कि अब देश को एक रखना लगभग नामुमकिन है। इसलिए 3 जून 1947 को, यानी एटली की घोषणा के महज 3.5 महीने बाद, उन्होंने एक नई योजना पेश की। 3 जून योजना? हाँ, जिसे माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना कहते हैं। इसमें साफ साफ कह दिया गया कि भारत का बंटवारा होगा। इतनी जल्दी? मतलब जो डेडलाइन पहले जून 1948 थी, वो अब लगभग 1 साल पहले आ गई। ये सोचना भी अजीब है कि देश को तोड़ने का फैसला कुछ ही हफ्तों में ले लिया गया। बहुत बड़ी बात थी। ये कड़वी दवाई थी जिसे लेना उस वक्त के नेताओं की मजबूरी बन गई थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने भारी मन से इसे स्वीकार कर लिया। और इसी माउंटबेटन योजना को कानूनी रूप देने के लिए ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास किया। अच्छा। और इस तारीख की भी एक ट्रिक है। माउंटबेटन ने भारत के 3 बड़े हिस्से करने का प्लान बनाया: भारत, पाकिस्तान और रियासतें। हाँ। और ये प्लान जून के महीने में आया। तो तारीख हुई 3 जून। 3 हिस्से, 3 जून। 3 जून, 3 हिस्सों का प्लान। ये ट्रिक्स वाकई काम की है। तो अब आते हैं इस अधिनियम के मुख्य प्रावधानों पर। इस जन्म प्रमाण पत्र में आखिर लिखा क्या-क्या था? चलिए अब इस दस्तावेज को खोलकर पढ़ते हैं। इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा पॉइंट था, इसने 15 अगस्त 1947 को भारत में ब्रिटिश राज का अंत कर दिया और भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसी के साथ इसने देश का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियन, भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया। एक मिनट, यहाँ डोमिनियन शब्द, इसका क्या मतलब है? मैंने पढ़ा है कि हम पूरी तरह से आज़ाद तो 1950 में हुए, जब हमारा संविधान लागू हुआ। तो क्या डोमिनियन का मतलब है कि हम तब भी पूरी तरह आज़ाद नहीं थे? ये बहुत गहरा और ज़रूरी सवाल है। देखिए, डोमिनियन एक तरह की अस्थायी व्यवस्था थी। इसे ऐसे समझिए जैसे आपने अपना घर तो खरीद लिया है, आप मालिक हैं,
घर के अंदर कोई भी बदलाव कर सकती हैं। ठीक है। लेकिन जब तक आपकी सोसाइटी की नियमावली नहीं बन जाती, तब तक सोसाइटी का अध्यक्ष नाम मात्र के लिए पुराना वाला ही है। यहाँ हम अपने कानून बनाने और देश चलाने के लिए पूरी तरह आज़ाद थे, लेकिन राष्ट्र का मुखिया यानी हेड ऑफ स्टेट वो नाम मात्र के लिए ब्रिटेन का राजा ही माना जाता था। अच्छा। ये एक ट्रांजिशन फेज था, जब तक हम अपना संविधान बनाकर ये तय नहीं कर लेते कि हमारा राष्ट्र प्रमुख कौन होगा, राजा या कोई राष्ट्रपति। समझ गई। तो ये एक पुल की तरह था पुराने राज से नए गणतंत्र तक जाने का। अब इसके दूसरे बड़े पॉइंट्स क्या थे? दूसरा बड़ा बदलाव था सत्ता के ढांचे में। इसने वाइसराय का पद वो हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब दोनों डोमिनियंस में एक एक गवर्नर जनरल होंगे। अब आप पूछेंगी इसमें नया क्या था? मेरा सवाल यही है, अगर गवर्नर जनरल की नियुक्ति अभी भी ब्रिटेन का राजा ही कर रहा था, तो फिर असली सत्ता हमारे हाथ में कैसे आई? ये तो विरोधाभासी लगता है। यहीं पर इस अधिनियम का सबसे बड़ा ट्विस्ट छुपा है। अच्छा। इसमें लिखा था कि राजा नियुक्ति तो करेगा, लेकिन डोमिनियन कैबिनेट की सलाह पर। ओह। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का गवर्नर जनरल कौन बनेगा, इसका फैसला असल में जवाहरलाल नेहरू और उनकी कैबिनेट करेगी, और पाकिस्तान का फैसला जिन्ना और उनकी कैबिनेट। राजा बस उस फैसले पर मोहर लगाएगा। असली पावर ट्रांसफर इसी एक लाइन में छिपा था। वाह। मतलब रिमोट कंट्रोल अब लंदन में नहीं, दिल्ली और कराची में था। ये तो सच में बहुत बड़ी बात थी। और सबसे बड़ी सुपर पावर दी गई दोनों देशों की संविधान सभाओं को। ये वो सभाएं थीं जिन्हें संविधान बनाने के लिए चुना गया था। इस अधिनियम ने उन्हें शक्ति दी कि वो अपने देश के लिए कोई भी संविधान बना सकती हैं और ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को रद्द कर सकती हैं, यहां तक कि इस स्वतंत्रता अधिनियम को भी। क्या मतलब वो आजादी को भी रद्द कर सकते थे? ये तो अविश्वसनीय है। इसका मतलब तो ये हुआ कि संविधान सभा के पास देश चलाने की पूरी ताकत थी। बिल्कुल, ये एक गजब की बात थी। मतलब जिन लोगों को संविधान लिखने के लिए चुना गया था, उन्हें ही देश चलाने की जिम्मेदारी भी दे दी गई। जब तक कि नया संविधान बनकर चुनाव ना हो जाए, सोचिए उन पर कितना ज्यादा दबाव होगा। हाँ, सही बात है। एक तरफ भविष्य के भारत का संविधान लिखना और दूसरी तरफ बंटवारे से पैदा हुए दंगों और शरणार्थियों की समस्या से निपटना। ये तो वाकई बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। और पुराने रिश्तों का क्या हुआ? क्या लंदन से सारे तार एक झटके में काट दिए गए? हाँ, अगला बड़ा पॉइंट यही था। पुराने रिश्ते खत्म। लंदन में बैठा जो भारत सचिव था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उसका पद खत्म कर दिया गया। ये भारत सचिव करता क्या था? ये ब्रिटिश कैबिनेट का वो मंत्री था जो भारत के सारे मामले देखता था। वो भारत में वाइसरॉय के जरिए शासन चलाता था। अच्छा। उसका पद खत्म होने का मतलब था कि अब लंदन से कंट्रोल का आखिरी आधिकारिक धागा भी कट गया। और अब सबसे बड़ा धमाका, जिसने भारत के भविष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती खड़ी की। इस अधिनियम ने लगभग 565 भारतीय रियासतों पर से ब्रिटेन की संप्रभुता, जिसे पैरामाउंसी कहते हैं, वो खत्म कर दी। रियासतें? मतलब वो राजे रजवाड़े? तो उनके साथ क्या हुआ? यही तो सारा खेल था। अंग्रेजों ने उन्हें 3 विकल्प दिए। 3 विकल्प? या तो भारत में शामिल हो जाओ, या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या फिर स्वतंत्र रहो। स्वतंत्र रहो मतलब 500 से ज्यादा नए देश बन सकते थे। ये तो भारत को जानबूझकर कमजोर करने वाली बात लगती है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे एक कानूनी पेंच था। अंग्रेजों का इन रियासतों पर सीधा शासन नहीं था। उनके रिश्ते संधियों पर आधारित थे, और ये संधियां सीधे ब्रिटेन के क्राउन के साथ थी, न कि भारत सरकार के साथ। अच्छा। तो जब क्राउन भारत छोड़कर जा रहा था, तो कानूनी तौर पर वो संधियां भी खत्म हो गईं। अंग्रेजों ने इस कानूनी स्थिति का फायदा उठाया और कहा, हमारी आपके साथ संधि खत्म, अब आप आजाद हैं, अपना भविष्य खुद तय करें। मतलब वो कह सकते थे कि आपको भारत या पाकिस्तान में शामिल होना है, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया। वो जाते जाते 500 से ज्यादा छोटे छोटे टाइम बॉम्ब छोड़कर जा रहे थे। तो अगर मैं इसे सही समझ रही हूं, अंग्रेजों ने एक हाथ से आजादी का दस्तावेज दिया और दूसरे हाथ से रियासतों को आजाद छोड़कर एक ऐसी पहेली खड़ी कर दी जो भारत को सैकड़ों टुकड़ों में बांट सकती थी। आपने बिल्कुल समझा। ये अधिनियम आजादी के साथ साथ भारत के एकीकरण की सबसे बड़ी चुनौती भी लेकर आया। इसके अलावा इसमें कुछ अस्थायी प्रावधान भी थे, जैसे जब तक नया संविधान नहीं बनता तब तक दोनों देश 1935 के एक्ट के हिसाब से चलेंगे, लेकिन उसमें बदलाव कर सकते थे। ठीक है। और आखिर में एक प्रतीकात्मक लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव, ब्रिटेन के राजा के शाही शीर्षक से भारत का सम्राट यानी एम्परर ऑफ इंडिया शब्द हमेशा के लिए हटा दिया गया। मतलब अब वो कानूनी और प्रतीकात्मक दोनों ही तरीकों से हमारे सम्राट नहीं रहे। ये तो हुई अधिनियम की बातें।
अब उस रात क्या हुआ जब ये सब लागू हुआ? और फिर वो घड़ी आई, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, ब्रिटिश राज का अंत हुआ और सारी शक्तियां भारत और पाकिस्तान की संविधान सभाओं को सौंप दी गई। भारत में लॉर्ड माउंटबेटन ने नए भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में शपथ ली। यहाँ एक और सवाल है, आज़ादी के बाद भी एक अंग्रेज हमारा गवर्नर जनरल क्यों बना? क्या हमारे पास कोई भारतीय नहीं था? ये एक बहुत ही व्यवहारिक और रणनीतिक फैसला था, जिसे खुद जवाहरलाल नेहरू ने लिया था। सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए माउंटबेटन का पद पर बने रहना जरूरी समझा गया। ये दुनिया को एक संदेश भी था कि ये ट्रांसफर दुश्मनी में नहीं बल्कि एक समझौते के तहत हो रहा है। और इसके तुरंत बाद माउंटबेटन ने ही जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। और जो संविधान सभा 1946 में बनी थी, वही हमारी पहली संसद बन गई। एकदम, वो सुबह संविधान बनाती थी और दोपहर में संसद के तौर पर देश के कानून बनाती थी और सरकार चलाती थी। दुनिया के इतिहास में ये एक अनोखी मिसाल है। वाकई, एक ही टिकट में 2 शो देखने जैसा। तो कुल मिलाकर 1947 का ये अधिनियम सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, ये एक जटिल कानूनी दस्तावेज था। इसने एक साम्राज्य का अंत किया, 2 नए देशों को जन्म दिया और साथ ही रियासतों की एक ऐसी पहेली छोड़ दी जिसे सुलझाना वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के फौलादी इरादों के बिना नामुमकिन था। मेरी आज की चर्चा में सबसे चौंकाने वाली बात यही थी कि रियासतों को सच में आज़ाद रहने का विकल्प दिया गया था। ये महज एक राजनीतिक फैसला नहीं था, इसके पीछे एक कानूनी तर्क भी था जिसे अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। ये तो भारत के दिल में कई छेद करने जैसा था। और यहीं हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस अधिनियम ने रियासतों को आज़ाद रहने का जो विकल्प दिया था, वो भारत